आज आदेश किया है कि मुझे मुख्य कंसेप्ट देना है, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आज का विषय है राजनीतिक लोगों के विषय में। राजनीति के बारे में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, राजनीति का इतिहास क्या है, आज की राजनीति की हालात कैसी है, इसके ऊपर चर्चा होगी। और उसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर पूछना है तो वो भी चर्चा हम कर सकते हैं। तो आज राजनीति का दिन है, इसीलिए आज अभी की जो हालात है वो राजनीति के संदर्भ में बहुत ही उथल पुथल वाली है। वहां पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और आने वाले 22 जनवरी के बाद ये इस देश की आगे की राजनीति इस तरह करवट लेगी कि हो सकता है कि इस देश की डेमोक्रेसी का क्या हुआ। इस मोड़ तक हमारी डेमोक्रेसी या हमारा लोकतंत्र आ चुका है। बाबा साहब ने लोकतंत्र के बारे में कहा है। जो बाबा साहब ने जो करीब करीब लगभग 70 साल पहले कहा था, वही स्थिति आज बनी हुई है। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली द टॉप ड्रेसिंग ऑन एन इंडियन साइड विच इज इसेंशियली अनडेमोक्रेटिक। मतलब भारत का जो लोकतंत्र है, उस वक्त वो कह रहे थे जो की स्थिति आज वैसी ही बनी है। भारत का लोकतंत्र ऐसा है कि वो ऊपरी ऊपरी तौर पर ही उसका बेनिफिट मिला है। वो कहते हैं कि जैसे पहली बारिश होती है मौसम की, तो सारी जमीन भीगती नहीं है, बस आधे फीट तक अगर आप खोद कर देखो तो आधे फीट के बाद मिट्टी वैसी नजर आएगी, जैसी सूखी सूखी सी। उस तरह की राजनीतिक हालात आज हमारे भारत की, ऐसा बाबा साहब कहते हैं, जो कि अलोकतांत्रिक है, गैर राजनीतिक है। क्योंकि वो कहते हैं आगे कि समाज का केवल 3-4% हिस्सा ही हमारे डेमोक्रेसी का बेनिफिट उठा रहा है, उठा चुका है। जिस हेतु से संविधान सभा ने संविधान में इस डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया था, उसका बेनिफिट आज भी आम लोगों तक नहीं जा रहा है। तो वो क्या कहते हैं, तो वो उनका कहना है बाबा साहब का, कि बाबा साहब कहते कि इंडियंस टुडे आर गवर्न्ड बाय टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज। Their political ideals set in the preamble of the Constitution affirms a life of liberty, equality and fraternity. इसका मतलब भारत में दो तरह के लोग हैं। एक तरह का वातावरण ऐसा है कि दो तरह की आइडियोलॉजी में एक तरह की आइडियोलॉजी ऐसी है कि प्रियम्बल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की राजनीति यहाँ पर होगी। और वो कहते हैं कि इन सोशल आइडियल्स, सामाजिक जरा सामाजिक अगर हम लोग देखेंगे तो दैट आर एम्बॉडीड इन देयर रिलीजन डिनाइज देम। इसका मतलब पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, पर सोशल डेमोक्रेसी के सोशल स्ट्रक्चर ये कहता है कि इसको हम नकारेंगे। इसका मतलब रिलीजन हमारे राजनीति पर हावी है, ऐसा बाबा साहब का कहना है। आज तो वो चरम पर है अपने, क्योंकि हम देख रहे 22 जनवरी को क्या होने वाला है, उसके बाद किस तरह करवट बदलेगा हमारा लोकतंत्र, हमारी राजनीति क्या होगी। ऐसे में समन संघ पूछना चाहता है समन संघियों को ही, क्योंकि समन संघ अगर आम लोगों को या जो अवर्ण लोग है या वमन लोग है उनको बताने से वो बदलने वाली नहीं है। हम बदल सकते हैं अगर इस तरीकों को हम ठीक ढंग से समझ सके। तो बाबा साहब की आइडिया हमने देखी, तो उसके लिए क्या कहते हैं बाबा साहब कि उनका कहना है कि इंडिया को अगर बदलना है तो उनका अगली सोच है कि वो कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज कंपेयर टू अदर मेजर्स। मतलब संवैधानिक पद्धतियों को अगर हम ठीक ढंग से समझ लेंगे तो ही हमारा जो देश का परिवर्तन जो है, सोशल और इकोनॉमिक चेंज और कोई तरीके से ज्यादा बदलने वाला है। तो आगे ये कहते हैं कि हमने क्या किया। तो बाबा साहब आम्बेडकर केवल 1946 को ही उन्होंने संविधान नहीं लिखा, उन्होंने 1924 से संविधान की सारी फिलोसॉफी को इस्टेब्लिश करना और लिखना शुरू कर दिया था। हम जानते हैं कि 1924 में बाबा साहब का एक एसे था जो कि बहुत फेमस हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड में, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। ये किताब आई थी बाबा साहब ने, और उसके बाद उसी हिसाब से बाबा साहब ने उसका जो प्रेजेंटेशन है साइमन कमीशन के सामने 1927-28 में दिया था।
वहां पर बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की और पॉलिटिकल थ्योरी की आइडियोलॉजीज गवर्नमेंट को बताई, और उन्होंने ये कहा कि इस देश के बहुजन है, एससी एसटी और माइनॉरिटीज जो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज जो लोग हैं, उन लोगों के लिए राजनीति किस तरीके की होनी चाहिए। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम में उन्होंने लिखा, साइमन कमीशन को उन्होंने मेमोरेंडम दी, और ये दो तरीके की वजह से 1930, 31 और 32 की तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बनी। ये बाबा साहब की डिमांड थी। साइमन कमीशन को जो भी लोग बाबा अपना मत देने जा रहे थे, उनके सामने मेमोरेंडम दे रहे थे, तो उन लोगों के सामने एक दो किताबें थी। एक थी बाबा साहब की प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, और दूसरी किताब थी फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। इसका मतलब है कि वो जो मेंबर थे साइमन कमीशन के, वो ही लोग बाबा साहब ने क्या लिखा है, बाबा साहब ने क्या थ्योरी दी है, इसके ऊपर लोगों को क्वेश्चन पूछते थे। बाबा साहब को उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में पूछा, तो बाबा साहब ने कहा कि मेरी जो आइडियोलॉजी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो आपके हाथ में जो किताब दिखाई दे रही है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसमें लिखी है। फिर वो क्वेश्चन पूछने लगे बाबा साहब को, तो बाबा साहब ने कहा कि उसके आगे किस आगे का सॉल्यूशन मैं और देने वाला हूँ। तो वो सॉल्यूशन बाबा साहब ने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दिया। बहुत से लोग ये कहते हैं, उनमें से हमारे भी एक बहुत बुद्धिजीवी बड़े नेता है, वो कहते हैं कि सब भारत का संविधान अधूरा है, वो कॉपी है। वो लोग ये नहीं जानते कि डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत बाबा साहब ने किस तरीके से और किस ढंग से की। बाद का जो भारत है केवल बाबा साहब के तत्व ज्ञान से, पॉलिटिकल थॉट से बिल्कुल इन्फ्लुएंस होके रहा। क्योंकि हम संविधान सभा का देखते, सबको पता है कि जब बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में बोलने के लिए खड़े होते थे, तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को क्रॉस करे। तो इसका मतलब है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी रेजोल्यूशन पारित हुए, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। उसके बाद उस कमेटी में भारत से सिर्फ एक ही इंसान को लिया गया, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। और उनके विचारों से लगभग 70-80% बाबा साहब के विचार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आए। और जो लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1935 की बहुत सी कॉपी है, वो ये नहीं जानते कि 1935 का एक्ट किसके विचारों से बना हुआ है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है, जो कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में ज्यादा परिवर्तन लाएगी, इसके लिए बाबा साहब ने जो सोच रखी, उस आधार पर भारत का लोकतंत्र बना हुआ है। लेकिन क्या इस लोकतंत्र का बेनिफिट उन लोगों को मिला है जिनको मिलना चाहिए था? इसीलिए बाबा साहब का जो थॉट मैंने पहले बताया कि दो तरह की आइडियोलॉजी चल रही है यहाँ पर। एक तरह की आइडियोलॉजी कहती है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी चल रही है संविधान के हिसाब से, लेकिन रिलीजन कहता है, सोशल ऑर्डर से रिलीजन करता है, क्योंकि रिलीजन सोशल ऑर्डर पर काबू रखे हुए है। वो लोगों को बंटने नहीं देता, जातियों की इसमें इकट्ठा नहीं होने देता। तो वो अपनी शिकंजा कसा हुआ है, और उसी शिकंजा का अभी आखिरी पड़ाव है 22 जनवरी को। देखना तुम, 22 जनवरी के बाद इस तरीके से राजनीति करवट बदल लेगी। रिलीजन बहुत हावी हो चुका है। तो बाबा साहब ने कहा कि इसके लिए क्या इलाज है, तो कहते हैं कि किसी देश का जो संविधान है, आई फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्केबल। मैं समझता हूं कि संविधान बहुत कारगर सिद्ध होगा, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द कंट्री टुगेदर बोथ इन पीस टाइम एंड वार टाइम। ये ऐसा संविधान है, वो लचीला भी है कि जो वार टाइम में, युद्ध की स्थिति में भी और शांति की स्थिति में भी ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। इंडीड, आगे कहते हैं कि इफ आई मे से सो, इफ दिस थिंग्स गो रॉन्ग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसी संविधान के चलते हुए अगर कुछ बुरा हो जाता है, तो कहते हैं कि संविधान का दोष नहीं होगा, बल्कि द रीजन विल नॉट बी दैट वी हैड अ बैड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वील हैव टू से इज दैट द मैन वाज वाइल्ड। जो चलाने वाला, जो लोकतंत्र के लोग है या आदमी है, वो बुरा होगा। इसीलिए इस संविधान का अर्थ बुरी तरीके से निकाला जाएगा, उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाएगा। ये बाबा साहब का प्रेडिक्शन था, जो कि आज बना हुआ है।
49 में 25 नवंबर को बाबा साहब ने संविधान सभा के आखिरी संबोधन में यही कहा था, इस देश के संविधान को, डेमोक्रेसी को कौन कौन से डेंजर, धोखे हैं, कौन से चैलेंजेस है, तो वो कहते हैं कि कास्ट एक बड़ा चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज वो कहते हैं कि वो हीरो वर्शिप का चैलेंज, और तीसरा चैलेंज ये कहते हैं कि इस डेमोक्रेसी को तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जब इस देश के जो नीचे तबके के लोग हैं, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं, ये संविधान को ठीक ढंग से समझे। और वो कहते कि समझेंगे कैसे, तो संविधान को समझने के लिए संविधान को इम्प्लीमेंट करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इम्प्लीमेंट करना होगा, संविधानवाद को। और कहते हैं कि संविधानवाद को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो कहते हैं उसके लिए इकट्ठा आकर ही हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है कि जिसके पास 51% वोट है या जो मेजोरिटी में है, वो अपने हिसाब से राजतंत्र, लोकतंत्र चला सकता है। तो उन्होंने एक धोखा और कहा, वो कहते हैं कि एक बात मेरी याद रखना, ये समझ लेना कि जब भी कोई एक विचारधारा या कोई एक व्यक्ति इस देश से बड़ा होना चाहता है, इस संविधान को साइड लाइन करते हुए वो अपने आप को देश से बड़ा बनना चाहेगा, या एक विचारधारा अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बताना चाहेगी, या फिर वो तानाशाह सारे संविधानिक जो तंत्र है, जैसे सारी संविधानिक बॉडी है, उसको डाइल्यूट करेगा और अपने हाथ में उसका तंत्र लेगा, तो समझ लेना देश खतरे के कगार पर खड़ा हुआ है। तो पिछले 70 साल का एनालिसिस अगर करेंगे हम लोग, तो हमारे लोकतंत्र का एनालिसिस क्या हुआ, तो बिल्कुल बाबा साहब ने जैसा कहा है वैसा ही लोकतंत्र की हालात आज बनी हुई है। ना तो संविधान का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है, ना ही लोकतंत्र को ठीक तरीके से चलाया जा रहा है, और एक व्यक्ति और एक विचारधारा देश को सबसे ऊपर बताने की कोशिश कर रही है, और उसने सारा का सारा कंट्रोल धर्म के ऊपर ले लिया है, और जो कि धर्म लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसे में जिन लोगों को बाबा साहब ने कहा था कि आप इकट्ठा हो जाओ, उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है। तो अभी के हालात देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक पार्टी की शासन चल रही है, वो पार्टी पार्टी की तरह नहीं चल रही है, वो पार्टी एक डिक्टेटरशिप की तरह चलाई जा रही है, और वो ये चाहती है कि हम ही इस देश को चलाएंगे, हम जब तक चाहे। उसके खिलाफ दूसरी विरोधी पार्टी और उसके साथ कुछ अलायंस बनाया हुआ है, उसको उन्होंने इंडिया नाम दिया है। तो ये इंडिया वाला जो अलायंस है, वो कभी सत्ता में, पहले 50-60 साल तक उन्होंने भी सत्ता को उपभोग लिया, तो उसको किस तरीके से हम कहेंगे कि ये हमारा तारनार होगा, ये भी नहीं। तो सही मायने में किस लोगों की सरकार, किस लोगों की डेमोक्रेसी के ऊपर पकड़ होनी चाहिए थी, वो लोग बाबा साहब के नजरिए से SC ST और OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज यानी बहुजन लोग होने चाहिए थे। हम हमारी भाषा में उसको कहेंगे तो समन लोग, जो जन्मजात समन लोग हैं, उनकी पकड़ होनी चाहिए थी इस देश के लोकतंत्र के ऊपर। लेकिन ये लोग इतने ही नहीं जानते, खासकर बाबा साहब की आइडियोलॉजी को जो अपने दिलो दिमाग पर मानते हैं, अपने दिन रात उनका नाम लेते रहते हैं और दिन रात उनके संविधान की बातें करते रहते हैं, उन लोगों को भी इकट्ठा आने की अभी सूझ नहीं रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस बना हुआ है, दूसरी तरफ एक सत्ताधारी पार्टी का अलायंस बनाया हुआ है। ऐसे में क्या हमारे जो ओरिजिनल अम्बेडकराइट थॉट लाइन वाली जो पार्टियां है, क्या कम से कम ये भी इकट्ठा हुई है? बिल्कुल नहीं होती। वो तो उल्टा ऐसा है कि दूसरे अलायंस में वो जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि चलो इस बाबा साहब की विचारधारा को तहे दिल से मानने वाले लोग पहले इकट्ठा हो जाए। जैसे कि एक पार्टी ने 4-4 बार सत्ता उपभोग ली है, कई दूसरे, महाराष्ट्र में एक बाबा साहब के वारिसदार जो है, लीगल हेयर है, उनकी भी एक पार्टी है। इन लोगों को कभी नहीं लगता कि पहले हम इकट्ठा हो जाए और प्रेशर लाए, फिर वो अलायंस बनाओ या दूसरा अपोजिशन का उसको आपकी दखल लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हम लोग पूरी तरीके से जिस सपने को बाबा साहब ने संजोया था, उस सपने को हमने साइडलाइन कर दिया। तो जिम्मेदार हम लोग हैं और लोग नहीं। तो इसके ऊपर क्या इलाज करना चाहिए? तो इसके लिए भारत के डेमोक्रेसी का इतिहास कैसा था, इसका इतिहास क्या था, इसके बारे में मैं 4-5 मिनट में आपको बताऊंगा। जैसे कि तथागत बुद्ध का किंग प्रसेनजीत थे, पाली में उनको पसे नदी कहा जाता था। प्रसेनजीत राजा के साथ और अजात शत्रु
राजा के साथ तथागत बुद्ध का संवाद हो चुका है 2-3 सुत्तों में। उन्होंने डेमोक्रेसी की ह्यूमैनिटिक वैल्यूज को बताया है। वही वैल्यूज सम्राट अशोक के जमाने में अडॉप्ट की गई थी। सम्राट अशोक भले ही किंग थे, लेकिन वो बेनेवलेंट डिक्टेटर थे, मतलब कल्याणकारी हुकुमशाह जिसको बोलते थे। जो ऐसा लोकतंत्र, ऐसा देश चलाने वाला राजा जिसके मन में जनता के हित की ही बात होती थी। तो ईसा पूर्व 273 से लेके 232 तक, लगभग 41 ईयर्स तक सम्राट अशोक का राज था। उसमें क्या हुआ, 255 बीसी, मतलब 255वें साल में ईसा पूर्व के सम्राट अशोक ने मौर्यन एम्पायर से एक बुद्धिस्ट मंक का डेलीगेशन भेजना शुरू कर दिया। किसके साथ? ट्रेडर लोगों के साथ, और पॉलिटिकल लोग भी उनके साथ भेजे गए। एक जैसे कि मिनिस्टर ऑफ पॉलिटिक्स होता था, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन होता था, और भिक्षु संघ होता था। तो सम्राट अशोक ने 3 डेलीगेशन कहां कहां तक भेजे, इसका मैं पूरा रेफरेंस ही आपको देता हूं। तो वो कहते हैं कि इंडियन मौर्यन एम्पायर अशोका had sent Buddhist monks as ambassadors to establish relations with Antiochus II। ये जो ग्रीक राजा था एंटियोकस II, थियोस ऑफ सीरिया, वेस्टर्न एशिया, टोलेमी II, फिलाडेफोस ऑफ इजिप्ट, मगास ऑफ सीरिन्स, एंटियोगस ऑफ गैंटानस मैसेडोनिया, अलेक्जेंडर ऑफ कोर्निंथ, और उस वक्त के जितने भी जो इजिप्शियन राज्य थे, वहां तक डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स जो है बुद्ध ने जो सोचे थे, वही फिलोसफी सम्राट अशोक ने भिक्षुओं के मार्फत से, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स को डेलीगेट्स के मार्फत से, और व्यापारियों के मार्फत से वहां तक तथागत बुद्ध का मैसेज और डेमोक्रेसी का मैसेज चला गया था। उसके बाद क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि नॉलेज फॉर द एंटायर वर्ल्ड इट वॉज इन पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज में होता था, और वो लिखते हैं कि द पाली लैंग्वेज वॉज द मोस्ट रेलेवेंट लैंग्वेज इन द एंटायर वर्ल्ड। जितना उस वक्त की दुनिया, अमेरिका तो पता ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका तो 14वीं-15वीं शताब्दी में ईसा के बाद उसकी खोज लगी। तो ये जितना भी यूरोप और जो इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ये जो अलेक्जेंड्रिया वगैरह थे, यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इंडिया से गए हैं, तथागत बुद्ध के विचारों के ऊपर सम्राट अशोक ने भेजे हैं। जैसे कि उसमें ये भी लिखा है कि जैसे कि हिंदी में, मराठी में और कई भारतीय भाषाओं में मगज नाम का शब्द आता है। ये मगज यानी हम जिसको ब्रेन कहते हैं, भेजा मगज, उसको मगज है इसीलिए वो ऐसा कहता है। मगज कहाँ से आया? तो लेखक लिखता है कि उस वक्त के जमाने में मगज से सारी दुनिया का लोकतंत्र चलाया जाता था, और मगज को ही मगज बोला जाए। मगज, ये जो मगज यानी ब्रेन जो शब्द आया है, क्योंकि उस जब वो कहते हैं कि मगज वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द पाली वर्ड मगधा। मगध किंगडम जो था सम्राट अशोक का, तो मगध में रहने वाले लोग यानी बुद्धिजीवी लोग होते थे, राजनीतिक लोग होते थे। वो आगे लिखता है कि राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ गौतम बुद्धा अप टू द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर जब खत्म हुआ तब तक द मगध एम्पायर हैड बिकम द ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का ब्रेन मगध को कहा जाता था, इसीलिए इन भाषाओं में मगध शब्द आया, जो अपना ब्रेन चलाता है। इट वॉज गाइडेड द होल वर्ल्ड like the brain which guided the whole body and mind। यहां भी लेखक लिखता है, that's why the word मगध becomes synonyms for the brain। मतलब जो ब्रेन जो होता है उसके लिए पैरेलल वर्ड करके मगध यूज किया जाता था। उसमें वो लिखते हैं कि आसिया माइनर, अरेबियन पेनिनसुला और इजिप्ट, यहाँ पर द इंडियन बुद्धिस्ट मंक्स वेर नोन एज द थेराप्यूटिस्ट। जो थेरेपी या थेरा जो शब्द आया है ना इजिप्ट में, वो थेरा यानी बुद्धिस्ट मंक से आया है। अमारा अरारहम्स इन अरेबिया, इसेंसिस इन मिडल ईस्ट, एंड द सीरियन राइटर था उस जमाने का जेनोब ग्लैक। वो लिखता है कि इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो रिलीजियस लोग थे और जो व्यापारी लोग थे हमारे देश में बस गए, और उन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेसी के सारी बेस को यहाँ पर लागू कर दिया। उसमें द अपर यूरोफ्रेट्स रिवर, यूरोफ्रेट्स रिवर है तुर्की में, तो तुर्की के लेक वैंडर में 2वीं शताब्दी के पहले, मतलब अशोका के जमाने में, डायन साइरस्टोल्स नाम का एक लेखक था। उसने अलेक्जेंड्रिया में रहता था, उसने लिखा है, और उसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ये एविडेंसेस भी आ चुके हैं
तो वो साउथ बगदाद में इराक में भी मिले हैं, और रिवर कुफा में ईरान में भी मिले हैं, और झीर रिहा में भी मिले, गल्फ ऑफ एडन में, और स्कॉटोरा करके एक प्रांत है उसमें भी मिले। इसका मतलब उसमें आगे लिखा है दैट वाज कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय द इंडियन बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स बिफोर द एडवेंट ऑफ द इस्लाम। आगे जाके हैरान करने वाली एक बात मेरे पढ़ने में आई, वो ये बात है कि वो कहते हैं कि मक्का, जहां पर प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ 570 से 632 ईसा के बाद वाले ईयर में प्रोफेट मोहम्मद हुए हैं, तो कहते हैं कि मक्का जो था इट वाज द important trade center where the merchant from the east and west, more Indian companies established them in Arabian culture। ये बुद्धिस्ट लोग थे, वो लोग यहाँ पर बसे और उन्होंने डेमोक्रेसी की सारी फिलोसफी उनको बताई। आगे वो लिखते हैं कि द प्रोमिनेंट वेयर द जैट्स। जाट यानी कौन है? आज हम लोग हरियाणा में, पंजाब में, इधर उधर जाट नाम के बहुत सारे लोग फेमस है, अपने आप को ओबीसी कहते हैं, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर दिल से अन्याय करते रहते हैं, दिन रात करते रहे। इसका पाली लैंग्वेज में इस किताब में ऐसा बताया गया है कि जाट यानी को, तो जाट को पाली में गांठ कहा जाता है। गांठ यानी जिसने मन की गांठ खोल दी, जिसका मतलब जिसने मन की बुराई को खत्म कर दिया, ऐसा व्यक्ति उसको जाट कहा गया है। और जेठ वाला शब्द जो है, जेठ शब्द से भी जाट हुआ है, ऐसा भी बहुत सारी किताबों में लिखा है। तो आगे लिखते हैं कि वो कौन थे, तो दे वर द बुद्धिस्ट बाय फेथ। जाट लोग जो वहां पर फिलोसफी पढ़ाते थे और अरब लोगों का इलाज भी करते थे, शरीर का या बीमारियों का। वो कहते हैं कि दे सेटल्ड इन बहरीन एंड उबाला, द नियर मॉडर्न डे बसरा। बसरा नाम का शहर है गल्फ में, एंड हेड ऑफ द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में भी वो लोग आज तक वैसे ही प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद जो आए वो थे। आगे वो लेखक लिखता है द प्रॉफिट्स वाइफ आयशा। आयशा नाम की प्रॉफिट मोहम्मद की जो वाइफ थी, उसका भी इलाज जैट फिजिशियन ने किया था। और वो लिखते हैं कि दस द प्रॉफिट मोहम्मद वाज अनडिनाइबली फैमिलियर विद द इंडियन कल्चर एंड इट्स साइंस। वो लिखते हैं कि जो आधुनिक साइंस से पहले जो पुराना साइंस है वो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के ऊपर ही था, और उसी फिलोसॉफी के ऊपर प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर भी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का और इंडियन कल्चर का इम्पैक्ट पड़ा था। तारीख तबारी नाम की एक किताब लिखी हुई है, उसका अर्थ होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंचुरी। उस किताब में बगदाद के पास तबारी नाम का एक लेखक था, उसी ने तारीख तबारी यानी तबारी ने लिखी हुई कहानी, ऐसी किताब लिखी है। उसका जन्म का काल है 838 से लेके 923 बिफोर के ख्रीस्ट के बाद। तो उसमें लिखता है कि हमारा जो है रेड क्लैड पीपल, ये लोग सिंध से आए थे, और सिंध में रहने वाले लोग सारे लोग बुद्धिस्ट लोग थे। तो ये इनका कहना है कि इंडियन बुद्धिस्ट नॉलेज एंड साइंस वेयर बिफोर द बर्थ ऑफ द इस्लाम। इसका मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के 500 साल पहले डेमोक्रेसी का सारा जो इस्टेब्लिशमेंट है इंडियन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। इसका मतलब है सारी जड़ें हम लोगों ने लोकतंत्र की इस दुनिया को दे दी है। पर आज हमारी हालत क्या है? ऐसे में जो बाबा साहब का जो सेंटेंस है बहुत कारगर सिद्ध होता है। वो कहते हैं कि चाहे ये देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको चलाने वाला जो है वो ठीक इंसान होना चाहिए। और वो कहते हैं कि चलाने वाले बेनिफिट देंगे क्या? जो बेनिफिशियरीज है उनको, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को, वो लोग नहीं देंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि इसीलिए उनको एक साथ आना होगा, यूनाइट होना होगा, सॉलिडेरिटी में रहना होगा, एकता में रहना होगा। तो ये सारी सोच जो है डेमोक्रेसी की हमारी है। और आज हमारी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे, ऐसी हालत हमारी आने वाले 5-6 महीने में हो सकती है। तो इसके ऊपर इलाज क्या है? बाबा साहब बार बार गए, चिल्ला चिल्ला कर कहकर गए, बार बार रिक्वेस्ट कर कर गए, कभी कभी तो धमका कर भी गए कि आपको मैं समझा रहा हूं, इतना समझाने के बाद भी आप लोग समझ नहीं पाते हो। SC ST OBC के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को उन्होंने आह्वान किया था कि आपकी जो कास्ट और सब कास्ट है उनकी लिस्ट मुझे दे दो, ताकि मैं सभी लिस्टों को एक शेड्यूल बना दूं, और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका अधिकार, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो राज्य के नीति तत्व है, उसके बजाय मैं फंडामेंटल राइट में ले आना चाहता हूँ। SC ST OBC
और जो पसमानदा मुस्लिम है उन लोगों के सारे अधिकारों को मैं फंडामेंटल राइट्स में लाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपकी जातियों और उपजातियों के पता नहीं है। इसीलिए सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सारे ओबीसी के जो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इंक्लूडिंग वल्लभ भाई पटेल, वो कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कहना चाहते हैं, हमको भिखारी बनाना चाहते हैं कि आरक्षण देकर या प्रतिनिधित्व देकर। उनके बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए बाबा साहब ने 1946 में उनके लिए किताब लिखी जिसका नाम था हु वेयर शुद्रास। और ये हु वेयर शुद्रास नाम की किताब, ज्योतिराव फूले का जिक्र उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा शूद्र जिसको बहुत बड़ा नॉलेज था, उसने सबसे पहले इस देश की एंथ्रोपोलॉजी को, इस देश के सोशल स्ट्रक्चर को और इस देश की धर्म तंत्र की गंदगी को अच्छी तरीके से बाहर निकाला था। इसलिए द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रिस्पेक्टेबल शूद्रा, ऐसा बाबा साहब ने ज्योतिराव फूले के बारे में कहा। और वो लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे बाबा साहब उनको कि मुझे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दो ताकि मैं इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में डाल दूं। ये संभव नहीं हो सका क्योंकि बाबा साहब अकेले थे और कांग्रेस का बहुमत था, और कांग्रेस में भी वैसे ही 3% वाले जो बाबा साहब कहते कि विच इज इसेंशियली अनडेमोक्रेटिक, जो अलोकतांत्रिक काम करना चाहते उन्हीं लोगों का बोलबाला था। जैसे कि मैं बता दूं कि 1952 के इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 347 एक ही जाति के लोगों को टिकट दिया था, 360 लोगों को, उसमें से 347 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ही जाति से, एक ही क्लास से चुन कर आए थे। तो कैसे अपेक्षा करेंगे, बाबा साहब ने उस वक्त ही कहा। और जब वो राज्यसभा में थे तो उनके बस मृत्यु से या महापरिनिर्वाण दिन से 2 दिन पहले पार्लियामेंट में उन्होंने ये सारा कुछ देश को और बहुजनों को आगाह किया था। हम पता नहीं, मैं जब भी सोचता हूँ बाबा साहब की किताब पढ़ता हूँ तो इतना चिंतित हो जाता हूँ कि क्या होगा इस देश का। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो कम से कम ये उम्मीद तो जागी है समन संघ के रूप में, क्योंकि इस धागे को समन संघ जानता है, इस धागे को समन संघ ने पकड़ा है और समन संघ इसी धागे को बहुजनों में पिरोना चाहता है, एक धागे में सभी को बांधना चाहता है। समन संघ बहुत दिन से रिक्वेस्ट भी करता है, धमकाता भी है, बताता भी है, असलियत भी बताता है, और अगली जनरेशन का क्या होगा इसके बारे में आपको कॉशियस भी करता है। फिर भी हमारे बहुजन लोग आज भी इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। पता नहीं ये सारा कुछ निर्भर होगा अगर बाबा साहब की बात और तथागत बुद्ध से सम्राट अशोक ने जो डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट सारी दुनिया में फैलाया था, वहां की जो जड़ें हैं वो भी जड़ें सूखने को आई है। क्या हमारी जनरेशन इन जड़ों को सूखने देगी या फिर उसको खाद और पानी देकर उसको प्रफुल्लित करेगी, आने वाले जनरेशन के लिए उनको फूल और फल देगी? ये चिंता का विषय, बहुत बड़ा विषय समन संघ के सामने आज है। इसके लिए समन संघ के सारे बुद्धिजीवी और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिक्स से संबंधित यहाँ पर हमारे भाई बहन होंगे, उनको मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस बात पर ज्यादा से ज्यादा डिबेट करें, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, इसको पूरा सफाया किया जा रहा है। और अगर आज नहीं जागे तो आने वाला बस 1 साल का समय आपकी बर्बादी का इतिहास लिख देगा। ये मैं आपको बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूँ। इतनी ही बात मुझे आपसे साझा करनी थी, और एक उम्मीद भी आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे फक्र है कि मैं समन संघ का हिस्सा हूँ, क्योंकि समन संघ के लोग दिन रात अपने सारी बुराइयों को हटाकर मिटाकर, हमारे सारे भेद, सारे अहंकार, सारे पद पैसा प्रतिष्ठा मंच मालाओं को छोड़कर इकट्ठा आने के लिए तत्पर है। वो भूल जाना चाहते हैं कि मेरा किसी साथी के साथ 2 साल पहले 4 साल पहले क्या झगड़ा हुआ था। वो भूल जाना चाहते हैं कि सारे भाई हमारे दुश्मन थे। वो ये समझ में लाना चाहते सभी के कि चलो हम सब भाई भाई है, क्योंकि फ्रेटर्निटी हमारा एकमात्र धागा है, जो बंधुत्व का धागा है, वही हमको जोड़ सकता है। इसलिए हमारे सभी समन संघी पूर्वकों का विचार लेने के लिए हम तत्पर रहे, शपथ ले और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ देकर जाए, वरना हम 200-300 साल का सिक्का लेकर नहीं आए। बाबा साहब कहते कि समडे और अदर वन हैज टू डाई, आज ना कल हम सभी को मर जाना है। हम वो आगे कहते कि हम कोई अमर पट्टा लेकर पैदा नहीं हुए हैं, हमको मर जाना है। लेकिन वो कहते हैं कि ये विचारों का प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। आइडिया नीड्स प्रोपगेशन एज मच एज द प्लांट्स नीड वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल विदर एंड डाई। अदरवाइज ये विचारों का प्रचार और प्रसार नहीं करोगे ये लोकतंत्र का,
ह्यूमैनिटी का और इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी का, तो हम सूख कर मर सकते हैं, ऐसी हालात में है। इस हालात से समन संघ आपको हाथ दे रहा है। आप हम सभी खड्डे में गिरे हुए हैं, लेकिन समन संघ ने ऊपर उठने का रास्ता ढूंढ लिया है, और हम लोग ऊपर उठने के बहुत अंतर हमने जो पार किया है। चलो, हम समन संघ की तरफ से सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपको हाथ देते हैं, हमारे हाथ में हाथ पकड़ लो और इस खाई से बाहर आए और अपनी खुद की इस्टेब्लिश करे, पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करे, सोशल पावर इस्टेब्लिश करे, इकोनॉमिक पावर इस्टेब्लिश करे, लेकिन उससे पहले कल्चरल पावर को जाने, तो हम लोग जीत पाएंगे, वरना हमारे भविष्य में कुछ खरा नहीं है। मुझे समन संघ ने आज कंसेप्ट देने के लिए जो मौका दिया, इसीलिए मैं समन संघ का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर मेरी बात से कुछ गलत बात निकली हो, किसी के मन को ठेस पहुंची हो, तो समन संघ मुझे माफ करे। संघे यो खलितो दोषो, संघो खमतु तम्ममं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। साधु साधु बहुत साधु बहुत साधु धन्यवाद।